नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा गणमूल नक्षत्र का। ये गणमूल नक्षत्र जिसे आम भाषा में हम सतैसा नक्षत्र भी बोलते हैं, और ये गणमूल नक्षत्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी जन्मपत्री में। अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है तो आम भाषा में भी कहा जाता है, आप सुनते भी होंगे, अपने जो पुराने माँ पापा से भी सुनते होंगे और भी कुछ, कि गणमूल नक्षत्र के पूजा हो गई बात। बस भोजपुरी भाषा में अगर बोले तो गणमूल नक्षत्र की पूजा हो गई है, शांति हो गई है। उस गणमूल नक्षत्र को हम लोग सतैसा नक्षत्र भी बोलते हैं। आम भाषा में इन नक्षत्रों में अगर जन्म होता है तो एक नक्षत्र 27 दिन के बाद यूजुअली आता है, तो उसी नक्षत्र में उसकी शांति, पूजा और जप करवा लेना चाहिए। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपसे उस 6 नक्षत्र के बारे में जो कि गणमूल कहलाते हैं। और ये 6 नक्षत्र होते हैं रेवती, अश्विन, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अश्विन नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आप अपने कोई भी ज्योतिष होगा उनसे पूछ लीजिएगा आपका गणमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। अगर हम राशि को मेंशन कर लें तो अगर आपकी मीन राशि है या मेष राशि है या कर्क राशि है या सिंह राशि है या वृश्चिक राशि है या धनु राशि है, तो अगर इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो समझ लीजिए आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है। अब देखिए, ये जो नक्षत्र होते हैं क्यों बहुत पावरफुल और बहुत छूफून माने जाते हैं, उस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, इस नक्षत्र में होता क्या है कि ट्रांजिशन पीरियड होता है। एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, और जो एक नक्षत्र होता है अग्नि तत्व होता है तो दूसरा नक्षत्र जल तत्व होता है। तो जल अग्नि का जब भी समावेश होगा तो क्या होगा, क्षोभ होगा, वेपर बनेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। इसीलिए इस नक्षत्र को हमेशा कष्ट देने वाला, अशुभ और हानि देने वाला माना जाता है। संधि काल, इसको हम लोग नक्षत्र की संधि भी बोलते हैं। आप देखिए, कोई भी टाइम हो, प्लेस हो, कोई भी परिस्थिति हो, है ना, आप देखिए ऋतुओं की संधि। कभी कभी क्या होता है, ऋतु जैसे ऋतु चेंज हुआ, वर्षा ऋतु से फिर ग्रीष्म ऋतु आया और भी इस तरह से, तो क्या होता है देखिएगा कि रोगों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। कोई कोई पॉजिटिव संदेश भी लाता है, जैसे बसंत ऋतु हो गया, फिर आपका जाड़ा का जो ऋतु हो गया उसमें तबीयत ठीक होने लगती है। ठीक है, अब आइए, दिन और रात्रि का जो संधि काल होता है जिसको हम लोग गोधूली बेला बोलते हैं, उस समय कहा जाता है कि भगवान की जो वंदना होती है ना, बहुत श्रेष्ठकर होती है। आपको याद होगा कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध उसी गोधूली बेला में किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद था कि ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना पूरब मरेगा, ना पश्चिम मरेगा। वही एक आशीर्वाद वो भगवान से नहीं ले सका था। ठीक है, अब आइए, तो ये समझिए। दूसरा देखिए, शासन में अगर चेंज आता है तो भी प्रॉब्लम्स आते हैं। घर का जो कमरा और बरामदा का जो दहलीज होता है उस पर कोई भी शुभ काम वर्जित होता है। आप रोड पे भी देखते होंगे, जो मिलन क्रॉस होता है वहाँ पे लिखा, चेतावनी लिखी होती है। तो ये जो संधि होता है ना, हमेशा एक सावधानी का सूचक होता है, प्रॉब्लम का सूचक होता है। तो अगर आपने सावधानी ना बरती, और यहाँ पर मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, जन्मपत्री की बात कर रहा हूँ, अगर आपने न बरती, कहा गया ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्योतिष में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे सूरज की संक्रांति, उसमें देखिएगा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। उसके बाद नक्षत्र की संधि जो अभी मैंने आपसे चर्चा की, राशि की संधि, उसके अलावा तिथि की संधि। नवरात्रा में देखिए अष्टमी नवमी की जो तिथि होती है, संधि काल होता है, उस समय माँ को अर्पित, मतलब फूल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुष्पांजलि वगैरह अर्पित की जाती है, बहुत शुभ समय होता है। लगन की संधि, दशा की संधि। ठीक है, इस तरह की संधियों में
या गंडमूल नक्षत्रों में जिन भी जातक का जन्म हो उनको इन चीज़ों की शांति करा लेनी चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे चर्चा करते हैं। आपको एक मैं चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिखाता हूँ, देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को। ठीक है, देखिए ये जो चार्ट है, यहाँ पर मैं गंडमूल नक्षत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो प्रकार की संधियाँ हम लोग हाईलाइट करेंगे, जैसे एक नक्षत्र और दूसरा राशि। देखिए रेवती से जब अश्विन में, यहाँ पर देखिए रेवती से जब अश्विन में नक्षत्र का परिवर्तन हुआ तो रेवती नक्षत्र का राशि जो होता है मीन और अश्विन नक्षत्र का राशि होता है मेष। तो मीन के बाद मेष राशि आती है और रेवती नक्षत्र जो है जल तत्व है और अश्विन नक्षत्र जो है वो अग्नि तत्व है। तो जल और अग्नि का जब समावेश होगा तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम, फर्स्ट। सेकंड, ये रजोगुनी है, ये तपोगुनी है। कहने का मतलब ये जो रेवती नक्षत्र है रजोगुनी है और ये तमोगुनी है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तामसिक गुण लिए हुए है, एक राजसिक गुण लिए हुए है, तो भी क्षोभ की स्थिति आएगी। अब उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सिंह राशि है, मघा नक्षत्र है, यहाँ से ये अश्लेषा नक्षत्र जो है मघा में प्रवेश करता है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी कर्क होता है, मघा नक्षत्र का स्वामी सिंह होता है। इस नक्षत्र जो है का स्वामी कर्क हो गया और चंद्रमा हो गया, इसका स्वामी जो है सूर्य हो गए। अब देखिए ये जल तत्व हो गए, ये अग्नि तत्व हो गए, फिर से क्षोभपूर्ण स्थिति। उसके अलावा ये रजोगुनी है, तमोगुनी है, फिर से एक स्थिति आ गई। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ ज्येष्ठा से मूल में कन्वर्शन होता है। ज्येष्ठा का स्वामी बुध होता है, जल तत्व होते हैं, रजोगुनी होते हैं, और मूल नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, अग्नि तत्व होता है और तमोगुनी होता है। तो यहाँ पर ये जो 6 नक्षत्र हो गए, रेवती, अश्विन, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, ये जल तत्व, ये जो 6 नक्षत्र हो गए, इसमें 3 नक्षत्रों के स्वामी बुध होते हैं और 3 नक्षत्रों के स्वामी केतु होते हैं। और जो भी बुध नक्षत्र के स्वामी होते हैं, बुध नक्षत्र में जिनका जन्म रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा में हुआ है, वो समझिए जल तत्व, बुध की राशि और रजोगुनी है। और अश्विन नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल में जिनका जन्म हुआ, उनका जो हो गया अग्नि, केतु और तमोगुनी है। अब आइए आगे मैं आपसे चर्चा करता हूं। आगे आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये नक्षत्र का और थोड़ा सा एलोबरेशन करता हूं। देखिए क्या होता है, 120 डिग्री में 9 नक्षत्र आते हैं, 36 चरण आते हैं और 4 राशियां आ जाती हैं, जो मैंने आपको पहले चार्ट दिखाया। ठीक है, और हर 120 डिग्री में ये 9 नक्षत्र आ जाते हैं, यानी 9 या 27 नक्षत्र आ गए। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि 27वें दिन फिर से वही नक्षत्र आ जाता है, उस दिन वो पूजा करवा लेनी चाहिए। ठीक है, और रेवती नक्षत्र जो होता है, रेवती से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। रेवती हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27वां नक्षत्र होता है। रेवती से ये कन्वर्ट होता है, मतलब ट्रांजिट करता है अश्विन में, ये पहला नक्षत्र कहलाते हैं। उसके बाद अश्लेषा हमारी कुंडली में 9वां नक्षत्र कहलाता है हम लोग के जन्म पत्री में, और 10वां नंबर जो होता है वो मघा नक्षत्र का होता है। यहाँ पर भी राशि और नक्षत्र का परिवर्तन हुआ। और ज्येष्ठा जो नक्षत्र होता है उसका 18 नंबर होता है और 19वां नंबर होता है मूल नक्षत्र का। ठीक है, रेवती नक्षत्र जो होते हैं उसके स्वामी मीन होते, इसके राशि स्वामी मीन होते हैं। अश्लेषा का कर्क होता है, ज्येष्ठा का वृश्चिक होता है, अश्विन का मेष होता है, मघा का सिंह होता है और धनु का, मूल का धनु होता है। ठीक है, अब आइए आगे बात करता हूँ कि जिसमें रेवती, अश्विन, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, इसके स्वामी मैंने पहले भी कहा बुध होते हैं और ये जल तत्व प्रधान होते हैं, रजोगुनी होते हैं। और जिनका नक्षत्र का स्वामी अश्विन है, मघा है, मूल है जिसके स्वामी केतु होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं और रजोगुनी होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो राशियां हो गई और नक्षत्र हो गए, अग्नि और जल का संगम स्थल राशियों के अनुसार हो जाता है।
और रज और तम का जो संगम स्थल होता है ये नक्षत्रों के अनुसार हो जाता है। जब यह स्थिति आएगी तो क्या होगा, क्षोभपूर्ण हो जाएगी स्थिति, अशांत हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। अग्नि और जल का समावेश होने से क्या होता है, जल जल जाएगा, वेपर बन जाएगा, विस्फोटक स्थिति आ जाएगी। इसीलिए इस नक्षत्र को बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अब क्या करना है, अब करना है कि अगर आपका जन्म मूल, ज्येष्ठा, अश्लेषा, अश्विन, रेवती, मघा में हुआ है तो आप सबसे पहले नक्षत्र की पूजा कराएं। ये 6 नक्षत्र के अलग अलग मंत्र होते हैं, सिर्फ 27,000 जाप करना होता है। अगर आपकी पूजा नहीं हुई है तो उस नक्षत्र में पर्टिकुलर एक स्पेशल पूजा होती है, वो आपके जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो करवा देंगे, उनसे वो पूजा करवा लें। और राशियों के अनुसार, अपनी जन्मपंत्री के अनुसार ग्रह की शांति भी करवा लें। आपको एक और फायदा होगा, अगर आप इन नक्षत्रों की शांति करवाते हैं तो हो सकता है बहुत सारे जो दूसरे ग्रह हैं इसी नक्षत्र में हो तो उस ग्रह की भी शांति हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चर्चाएं होती हैं कि ये जो गंडमूल नक्षत्र में कुछ बड़ा खतरनाक माना जाता है, कुछ बड़ा ठीक ठाक माना जाता है, तो थोड़ा सा उस पर भी मैं चर्चा कर देता हूँ। जिसमें मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा ये थोड़े बड़े गंडमूल माने जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मातृपक्ष और पितृपक्ष को थोड़ा सा परेशानी होती है। तो अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो 27 दिन के बाद इसकी पूजा अवश्य करवा लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आपका जन्म अश्वनी, रेवती या मघा में हुआ है, जिसको हम लोग छोटा गंडमूल मानते हैं, ठीक है, तो इसकी पूजा आप 10वें दिन, 19वें दिन या 27वें दिन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक अनुरोध रहेगा, ज्योतिष उपग्रह के माध्यम से भी अगर आपकी जन्मपत्री में गंडमूल दोष हो, गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, सतैसा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो मेरा अनुरोध है कि उस ग्रह नक्षत्र की शांति जरूर करा लें। बहुत सारे टर्बुलेंस आपके फैमिली के, आपके जन्मपत्री के उस पूजा से और नक्षत्र के जाप से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और भी नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। नमस्कार, अमरेंद्र की तरफ से ज्योतिष और ग्रह में। थैंक यू।